तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा था कि एमडीसी का भी करा दीजिए। ठीक है, जो इन लोग को एमडीसी में क्या पढ़ना है, जेंडर इक्वालिटी पढ़ना है। उन लोग बोल रहे थे कि जो हम लोग का एमडीसी पेपर है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वालिटी, उसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। ठीक है, तो उन लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि इसका करवा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं जो सेक का जो हम लोग कल एग्ज़ाम है 29 को, उसका क्वेश्चन आंसर बना रहा था। ठीक है, तो कुछ बच्चों कमेंट कर रहे थे कि जो हम लोग का एमडीसी का पेपर है उसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के कहने पर मैं इस वीडियो को बनाना पड़ा और अभी रात के बज रहे हैं 10। ठीक है, और मैं 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को जो जेंडर इक्वालिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्वालिटी पढ़ना है यूनिट 1 में। और यूनिट 2 में पढ़ना है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। ठीक है, और यूनिट 3 में पढ़ना है जेंडर इक्वालिटी एंड लीगल प्रोविजंस। ठीक है, और बस यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आप लोगों को, टुवार्ड्स मेजरिंग जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना था। तो आप लोग पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बस यहाँ पर कुछ वीवीआई गेस क्वेश्चन दे दूंगा, आज दूंगा और कल दूंगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एमडीसी का आप लोगों का एग्ज़ाम कब है। ठीक है, एमडीसी का आप लोगों का एग्ज़ाम कब है कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी देने वाला हूँ आप लोगों को और गेस पेपर भी देने वाला हूँ। ठीक है, और किसी बच्चे का चाहिए यदि इसका जो नोट है, इसका जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है, यदि किसी बच्चे का चाहिए इंग्लिश में तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर दे सकते हैं 9301483451। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसका जो मैं पीडीएफ है उसको इंग्लिश में दे दूंगा। ठीक है, और हिंदी वाले आप लोगों को अभी वेट कीजिए, मैं बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है आप लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में सिलेबस है, हिंदी में भी देख लीजिएगा। आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा, आप लोगों को हिंदी में मैं दिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो आप लोगों का एमडीसी है, एमडीसी में भी जैसे आप लोगों का मेजर, माइनर और सेक का एग्ज़ाम हुआ था, उसी प्रकार से एमडीसी का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होगा और समय रहेगा 3 घंटा। ठीक है, सेम पैटर्न में इसका भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, इस जो वीडियो है इसमें मैं 1 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तीनों टाइप का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इससे पहले मैं क्या कर रहा था कि खाली क्वेश्चन दे रहा था, उसका आंसर मैं बाद में अपलोड कर रहा था। लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन भी दिया हूँ और इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो बस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए करना है। और यदि वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइज, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में देख लीजिए आप लोगों को एमडीसी में लैंगिक समानता में यहाँ पर जो भाग ए है उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सभी का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिंग यानी कि जेंडर क्या है। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए तय की गई भूमिका और व्यवहार को लिंग कहते हैं। यानी कि समाज कुछ यहाँ पर भूमिका तय करती है। ठीक है, कि आप यहाँ पर स्त्री हैं और पुरुष हैं, इसी को यहाँ पर जेंडर कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि सेक्स क्या है, तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को सेक्स कहते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष के जो जैविक अंतर है उसको हम लोग सेक्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी क्या है। तो व्यक्ति की यौन भावनाओं, इच्छाओं और आकर्षण को लैंगिकता कहते हैं। जो व्यक्ति के यौन भावना है, इच्छा होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, ठीक है, उसी को बोलते हैं लैंगिकता। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पितृसत्ता यानी कि पैट्रिची क्या है। तो जिस समाज में पुरुषों का अधिक अधिकार और प्रभुत्व होता है उसे पितृसत्ता कहते हैं। यानी कि भारत एक ऐसा देश है, तो भारत यहाँ पर पितृसत्तात्मक देश है, यानी कि यहाँ पर पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर पुरुष की प्रधानता होती है उसको पितृसत्ता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है। तो स्त्री और पुरुष के बारे में बने निश्चित और पुरानी धारणाओं को लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर पुरानी धारणा बने रहते हैं, जैसे समाज में क्या कहते हैं लोग कि स्त्री है वो कमज़ोर होती है, नरम होती है, घर का काम करेंगे, और पुरुष जो होता है वो कठोर होता है, वो कभी रोता नहीं है, वो बाहर का ही काम करेगा। तो ऐसा समाज में पुरानी धारणाएं, पुरानी सोच होती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक पक्षपात यानी कि जेंडर बाइसिस बाइस क्या है। तो लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना लैंगिक पक्षपात कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, आप उसके साथ यदि लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहलाएगा लैंगिक पक्षपात। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी क्या है। तो स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और समान अवसर मिलना लैंगिक समानता कहलाता है। यानी कि जहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी यहाँ पर कोई भी अंतर ना हो, दोनों को समान अधिकार मिले, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको बोलते हैं लैंगिक समानता। 8वां क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक समान समता यानी कि जेंडर इक्विटी क्या है। तो स्त्री और पुरुष को उनकी ज़रूरत के अनुसार न्यायपूर्ण अवसर देना लैंगिक समानता कहलाता है, समता, सॉरी, लैंगिक समता कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक समानता और लैंगिक समता दो अलग अलग है वर्ड, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देख लीजिए जेंडर इक्वालिटी में क्या होता है कि जो स्त्री है और पुरुष है उसके आधार पर किसी भी जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के साथ समान व्यवहार करना, ठीक है। जबकि लैंगिक समता में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष है दोनों को जितना ज़रूरत है उतना ही न्याय दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो पुरुष है उनको कम न्याय चाहिए और स्त्री को ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर पुरुष को कम मिलेगा और स्त्री को ज़्यादा यहाँ पर अवसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर अवसर मिलता है, उसी को बोलते हैं जेंडर इक्विटी या लैंगिक समता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लैंगिक श्रम विभाजन क्या है। तो स्त्री और पुरुष के बीच लिंग के आधार पर काम बांटना लैंगिक श्रम विभाजन कहलाता है, ठीक है। यानी कि स्त्री और पुरुष के यहाँ पर बीच काम बांटवारा, जैसे कि बोल देते हैं कि पुरुष बाहर का काम करेगा और स्त्री घर का काम करेगी, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लैंगिक श्रम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेडो का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन VVI है, पूछेगा कि सेडो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि MDG का पूरा नाम क्या है। तो इसका हिंदी में होता है अर्थ सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, सहस्त्रवादी, सॉरी, सहस्रावधि विकास लक्ष्य, ठीक है। पर जीव ने उल्टा रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। MDG का क्या होता है फुल फॉर्म, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मेरा जीव नहीं उल्टा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि SDG का पूरा नाम क्या होता है। तो SDG का सबको पता है सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो दहेज निषेध अधिनियम इसको बनाया गया था 1961 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि स्त्री या पुरुष द्वारा किसी भी धन का मांग करना यहाँ पर कानूनी अपराध है, ठीक है। और यहीं पर यह कानून बनाया गया था 1961 में कि ना स्त्री यहाँ पर दहेज लेगा और लेगी, सॉरी, और ना ही पुरुष यहाँ पर दहेज लेगा, ठीक है। दहेज लेना या देना दोनों पाप है, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर काफ़ी जुर्माना रखा गया था, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो कई बार क्या होता था कि जो महिलाएं थे जहाँ काम करने जाते थे वहीं पर भी उनका क्या हो जाता था, यहाँ पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, रेप हो जाता था। इसके लिए भी एक कानून बनाया गया था, कब, 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन मैं जितना बता रहा हूँ ये काफ़ी VVI है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा कवर, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो घरेलू हिंसा से बनाया गया था 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि GEM यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है, इसका पूरा नाम पूछ रहा है तो बता दीजिएगा, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर यानी कि लैंगिक सशक्तिकरण माप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को मापने वाला सूचांक है। यानी कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच कितना असमानता है, कितना भेदभाव हो रहा है, उसी को मापने वाला सूचांक को कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक
विभाजिता आंकड़े क्या हैं? तो लैंगिक विभाजिता जो आंकड़े हैं वो पुरुष और महिलाओं के अलग अलग दिए गए आंकड़ों के लैंगिक विभाजित आंकड़े कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के जो है अलग अलग आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लैंगिक विभाजित आंकड़े। अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर, लैंगिक ऑडिट क्या है? तो किसी संस्था में लैंगिक समानता की स्थिति की जांच करना लैंगिक ऑडिट कहलाता है। मान लीजिए कोई भी संस्था है, ठीक है, वहाँ पर लैंगिक समानता की जांच हो रहा है, उसको बोलते हैं लैंगिक ऑडिट। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि घरेलू हिंसा क्या है? और बताइए घरेलू हिंसा कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, और घरेलू हिंसा क्या है? तो घर या परिवार में किसी महिला के साथ की गई शारीरिक या मानसिक हिंसा घरेलू हिंसा कहलाती है। यानी कि आप लोग जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी घर में क्या होता है कि वहाँ पर गाली गलौज होता है, मारपीट होता है किसी महिला के साथ, तो उसी को बोलते हैं घरेलू हिंसा। ठीक है, यानी कि जो प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता है उसी को बोलते हैं घरेलू हिंसा। ठीक है, तो जो 1 मार्क्स वाले थे 20 क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो 15 मार्क्स वाले हैं वो 10 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए और इसका आंसर भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट देख लिए क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्स और जेंडर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, सेक्स और जेंडर जो है वो दोनों अलग अलग अवधारणा है। ठीक है, सेक्स का संबंध है स्त्री और पुरुष, जो स्त्री और पुरुष है उसका जैविक अंतर से। ठीक है, जबकि जेंडर का संबंध है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए तय की गई भूमिकाओं और व्यवहार से है। ठीक है, सेक्स का जन्म सेक्स सेक्स जन्म से संबंधित होता है, लेकिन जेंडर समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। यानी कि जो सेक्स है वो जन्म से ही निर्धारित किया जाता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, जबकि जो यहाँ पर जेंडर है, जेंडर समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चे को जन्म देना जैविक रूप से स्त्री से जुड़ा हुआ है, और जबकि घर का काम केवल महिलाएं का है, यह सामाजिक धारणा है। मान लीजिए जन्म यहाँ पर जो स्त्री है वो जन्म देती है, या तो यहाँ पर जो है वो जन्म है। ठीक है, ठीक, सॉरी, यहाँ पर जो है वो क्या है, जो स्त्री है वो बच्चे का जन्म देती है, या जैविक रूप है, यानी कि जैविक क्रिया है, ये होगा ही होगा। जबकि क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कहा जाता है कि जो महिला है, जो स्त्री है, वो केवल घर का ही काम करेगा, यह सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि जो स्त्री है, जो महिला है, वो घर का काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी को जेंडर कहते हैं। समझ गए कैसे किया क्या हुआ? तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो जैविक क्रिया कैसे कहते हैं, मान लीजिए स्त्री कोई है, स्त्री मान लीजिए यहाँ पर स्त्री कोई है, वो बच्चा देती है। ठीक है, बच्चे का जन्म देती है, वह उसका जैविक क्रिया है। ठीक है, जबकि मान लीजिए एक स्त्री है, उसको बोल दिया जाता है कि आप घर का काम कीजिए, यह क्या है, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घर का काम केवल स्त्रियाँ ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए सेक्स जैविक है और जेंडर सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, निष्कर्ष देख लीजिए, कहाँ गया इसका निष्कर्ष? नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने से लिख दीजिएगा निष्कर्ष इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक समता और लैंगिक समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और समान अवसर मिले। ठीक है, जबकि लैंगिक समानता का लैंगिक समता जो है, जेंडर इक्विटी, उसका अर्थ क्या है, तो स्त्री और पुरुष की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें न्यायपूर्ण और सहायता दी जाए। ठीक है, समानता में सभी को समान अवसर दिए जाएं, जबकि समता में ज़रूरत के अनुसार सहायता दी जाए। मान लीजिए जो समानता है, जहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगा, वहाँ पर सभी को समान अधिकार देना है। वहीं पर यदि समता है तो समता में जो इक्विटी है उसमें ज़रूरत के अनुसार ही सहायता दिया जाना चाहिए। यदि जिसको ज़रूरत है, यदि पुरुष को है तो पुरुष को देना चाहिए, और यदि स्त्री को ज़रूरत है तो स्त्री को मिलना चाहिए। जबकि समानता ऐसा नहीं कहता है, समानता कहता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समान अधिकार मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। ठीक है, सभी को समान अधिकार मिले, ये जेंडर इक्वालिटी कहता है। जबकि जेंडर इक्विटी कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर स्त्री और पुरुष है, तो जिसको यहाँ पर चाहिए ज़्यादा, ठीक है, जिसको चाहिए ज़्यादा सहायता उसी को दिया जाना चाहिए। मान लीजिए पुरुष को ज़्यादा सहायता चाहिए तो पुरुष को मिलना चाहिए, यदि स्त्री को ज़रूरत है तो स्त्री को मिलना चाहिए। ठीक
ठीक है, यही दोनों में अंतर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पक्षपात को समझाइए। तो लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बारे में अपनी पुरानी और निश्चित धारणाएं। ठीक है, जैसे यह मानना कि महिलाएं केवल घर का काम करें। समझिए क्या कर रहा है, जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसका अर्थ क्या है कि स्त्री और पुरुष के बारे में पुरानी निश्चित धारणाएं हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह दिया जाता है कि जो स्त्री है और जो महिलाएं हैं केवल घर का काम करें। लैंगिक पक्षपात का अर्थ है लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब है कि पुरानी जो सोच है उसके अनुसार चलना। जैसा मान लिया जाता है कि स्त्री केवल घर का ही काम करे, उसको बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी कि पहले से यहाँ पर नियम बनाए गए हैं स्त्री और पुरुष के लिए, उसको बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। जो जो पुरानी सोच है, ठीक है, उसको हम पर लैंगिक रूढ़िवादिता बोलते हैं। जबकि लैंगिक पक्षपात का अर्थ है कि लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना। ठीक है, इससे महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंग के आधार पर जब भेदभाव होता है स्त्री और पुरुष में तो महिलाएं यहाँ पर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, उन लोगों को समाज जो शिक्षा है, नौकरी है, इन सभी में भागीदारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, परिवार, समाज और मीडिया लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए सभी को समान सम्मान और अवसर देना जरूरी है। ठीक है, सभी को समान यहाँ पर रिस्पेक्ट देना जरूरी है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि लैंगिक असमानता के प्रमुख संकेतों की व्याख्या कीजिए, यानी कि लैंगिक असमानता क्या संकेतक है उसका व्याख्या करना है। यहाँ पर देख लीजिए कि लैंगिक असमानता को जानने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्रमुख संकेतक क्या है, तो सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंगानुपात है। दूसरा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा क्या है कि शिक्षा में महिलाओं की स्थिति। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य और पोषण। और चौथा क्या है, काम में महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, यह सभी क्या है यहाँ पर लैंगिक, ठीक है, जो लैंगिक समान संकेतक है उसको, ठीक है, क्या कर रहा है लैंगिक जो संकेतक है उसको जानने का, जो लैंगिक असमानता है उसको जानने का संकेतक। ठीक है, तो ये सभी चीज़ है, लिंगानुपात है, शिक्षा में महिलाओं की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य और पोषण कैसा मिल रहा है महिलाओं को, काम में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। ठीक है, ये सभी क्या है संकेतक है लैंगिक असमानता को जानने के लिए। पांचवा क्या है, राजनीति में भागीदारी है कि नहीं। ठीक है, और छठवां क्या है, छठवां नहीं है, और चाहे तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं, समझ जाएंगे। यदि आप समझ जाएंगे तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो लैंगिक असमानता हो रहा है उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच कम यहाँ पर जो आय है, आय का असमान वितरण, ये भी हो जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा अपने से, यानी चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि इन संकेतकों से पता चलता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर और अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, जितना भी संकेतक है इन सभी से क्या पता चलता है कि जो समाज है, समाज में पुरुषों और महिलाओं की कितना समान अवसर मिल रहा है। ठीक है, क्या दोनों को समान अवसर मिल रहा है या दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है, इन सभी के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होता है उसका क्या क्या रूप है, सभी का यहाँ पर वर्णन करने बोल रहा है। तो इसका आंसर देखिए कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कई प्रकार की होती है। इनमें कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता चल जाता है कि गर्भ में यदि लड़की है तो उसको क्या करा देते हैं, हत्या करा देते हैं। ठीक है, कन्या शिशु हत्या, ठीक है, और बाल विवाह और घरेलू हिंसा प्रमुख है। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि उसको छोटे में ही शादी कर दिया जाता है जिसको बाल विवाह कहते हैं, और घर में भी घरेलू हिंसा होता है, जो स्त्री है उसके साथ मारपीट होता है, ये घरेलू हिंसा का उदाहरण है। ठीक है, इन सभी प्रकार से क्या होता है यहाँ पर हिंसा होती है महिलाओं के साथ। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति और राजनीति में समान अवसर नहीं मिलना भी भेदभाव का रूप है, यानी कि जो संपत्ति है, संपत्ति में केवल पुरुषों का अधिकार होता है, वहाँ पर महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। और राजनीति है, राजनीति में अभी देखे होंगे कि बहुत कम जो ऐसे स्त्रियाँ हैं जिन्होंने राजनीति में भाग लिया है। ठीक है, तो ये सब भी क्या आता है कि महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पर हिंसा हो रहा है।
ठीक है। महिलाओं की तस्वीर और उनके शरीर का गलत तरीके से उपयोग भी हिंसा और शोषण के रूप है। ऐसी हिंसा महिलाओं के अधिकार और सम्मान को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि लैंगिक विभाजन और लैंगिक ऑडिट के महत्व को समझाइए। तो जो लैंगिक विभाजन है, लैंगिक विभाजित आंकड़े वे आंकड़े हैं, ठीक है। जो लैंगिक विभाजित आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं जिनमें पुरुषों और महिलाओं की जानकारी अलग अलग दी जाती है। यानी कि क्या होता है कि लैंगिक विभाजित जो आंकड़े होते हैं उसमें पुरुष का अलग डेटा रहता है और स्त्री का यहाँ पर अलग डेटा रहता है। ठीक है। पुरुष का अलग रहता है और स्त्री का दोनों का अलग अलग डेटा रहता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति पता चलता है। यानी कि ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पर पता चल पाता है कि पुरुष कितना साक्षर हो रहे हैं, स्त्री कितना साक्षर हो रही है, दोनों में कितना अंतर हो रहा है, यह सभी पता चल पाता है लैंगिक विभाजित आंकड़े के माध्यम से। ठीक है। लैंगिक ऑडिट किसी संस्था या कार्यक्रम में लैंगिक समानता की स्थिति की जांच करता है। यानी कि लैंगिक ऑडिट क्या है, तो कोई संस्था है जहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, कोई संस्था है या कार्यक्रम है, वहाँ पर क्या होता है कि लैंगिक समानता की क्या स्थिति है, जांच होता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं लैंगिक ऑडिट। ठीक है। इससे लैंगिक भेदभाव और असमानता की पहचान की जा सकती है। इसलिए लैंगिक समानता लाने के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। यदि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना है तो यहाँ पर जो लैंगिक विभाजित आंकड़े हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग आंकड़ा तैयार करना, और जो संस्था या कार्यक्रम में जो महिलाएं की जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता की जांच करना, इन दोनों चीज़ों की बहुत आवश्यकता है लैंगिक समानता समाज स्थापित करने के लिए। ठीक है गाइज। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर हो गया और यहाँ पर काफ़ी लंबा PDF है, तो मैं सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं करवा सकता हूँ। मैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसका आंसर नीचे दे दिया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे करना है आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी VVI क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ, और इसके अलावा भी मैं और क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। इस पेपर में आप लोगों का MDC का जो है जेंडर इक्वालिटी, उसका काफ़ी अच्छा तैयारी करवा दूंगा मैं। बस आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो PDF है मैं बता रहा हूँ कि जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा कि PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। ठीक है। तो पर जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका PDF। और किसी प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हर एक बच्चा का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, धन्यवाद।